तो यहाँ हम केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, उनके कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नाइट्रोजन फैमिली के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये सारे हो सकते हैं: डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, ऑक्सोएक्सिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फाइन एंड फॉस्फोरस हैलाइड। इनमें से कुछ आज हम पढ़कर देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन में आते हैं। डाई नाइट्रोजन जस्ट वही नाइट्रोजन है जो हम सब जानते हैं, जिसे हम इन जनरल N2 से लिखते हैं, ऐसे N2 से लिखते हैं, ऐसे N2। यही हमारा डाई नाइट्रोजन है। इनका प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, तो कुछ मेथड्स यहाँ दिए हैं, वो हम देख लेंगे। डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो सीधा एयर से ही हमें पता है कि एयर में मैक्सिमम कंपोनेंट एयर का नाइट्रोजन होता है और उसके बाद फिर ऑक्सीजन। तो हम सिर्फ सीधा एयर को ही लिक्विफाई करेंगे और फिर उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कि मैं उसे हीट करूँगा, तो एक लिक्विड है जिसमें 2-3 चीज़ें मिली है, जैसे कि नाइट्रोजन भी मिला है, लिक्विड नाइट्रोजन भी है इनमें, और लिक्विड ऑक्सीजन भी है। जब मैंने एयर को लिक्विफाई किया तो उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भी है, लिक्विड ऑक्सीजन भी है। अब मैं जब इसे हीट करूँगा तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर बन जाएंगे और मैं उसे अलग से कलेक्ट कर लूँगा। फिर जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में वेपर बनेंगे, फिर मैं उसे अलग से कलेक्ट कर लूँगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, 77.2 केल्विन है, और ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है। देयरफॉर जब मैं इसे लिक्विफाई कर इस पूरे एयर को, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही हैं, लिक्विफाई करके जब मैं इसे हीट करना शुरू करूँगा, उसे ही कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। उस वक्त पहले मुझे लिक्विड नाइट्रोजन मिल जाएगा, इट विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन पीछे रह जाएगी। ओके, फिर यहाँ देखते हैं, इन लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट। तो ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है और ये हमारा सोडियम नाइट्राइट है। नाइट्राइट मतलब NO2 रहेगा इसमें, और नाइट्रेट मतलब NO3 रहेगा। तो हमारा सोडियम नाइट्राइट है और एमोनियम क्लोराइड है। इन दोनों के रिएक्शन से भी हमें डाई नाइट्रोजन मिलता है। कैसे, देखिए, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों यहाँ आ गए, फिर हमारा सोडियम और ये क्लोरीन यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, और बाकी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनता है। तो ये एक मेथड है इन लेबोरेटरी। तो याद रखना है, ये लेबोरेटरी मेथड में एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट ये मिलाकर लेबोरेटरी में। कॉमर्शियल मेथड क्या है? फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। दो मेथड हमने देखा। फिर हमारे पास क्या है, एक मेथड डाई नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट है। इनको अगर हीट करूँ, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करूँ इनका, तो इनमें से नाइट्रोजन, वाटर और क्रोमियम ऑक्साइड बाहर आती है। तो ये हमने देखा। और फिर अगर मुझे वेरी प्योर फॉर्म चाहिए डाई नाइट्रोजन का विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़, तो उसे हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड का। ये हमारा सोडियम एजाइड है, ये सोडियम एजाइड और ये बेरियम एजाइड है। जस्ट इसे हीट किया तो इनका नाइट्रोजन अलग और सोडियम अलग, इनका भी नाइट्रोजन अलग और बेरियम अलग। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हमें वेरी प्योर फॉर्म ऑफ डाई नाइट्रोजन मिल रहा है। तो 4 मेथड हमने देखा। पहला मेथड था लिक्विफिकेशन ऑफ एयर एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरी मेथड लेबोरेटरी मेथड, जहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के संग मिला रहे हैं। फिर हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, वहाँ से भी नाइट्रोजन मिल रहा है और वेरी प्योर फॉर्म मिल रहा है फ्रॉम सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। ओके, फिर आगे डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो ये तो कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। इनके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक N14 और दूसरा N15।
इनकी सोल्युबिलिटी वाटर में लो होती है, पानी में नाइट्रोजन जल्दी नहीं घुलता, ऑक्सीजन भी बहुत लो है, वो भी ज़्यादा नहीं घुलता। एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, हमने देखा ही ऊपर में। इनकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी थी, 77.2 केल्विन, बहुत कम है, -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस। अच्छा, डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी। तो जो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कि हमारा जो डाई नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन एटम्स को मिलाकर डाई नाइट्रोजन बनते हैं, इनके बीच में बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण ये और किसी के संग फिर रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये रूम टेम्परेचर में इनर्ट है। और इनका फिर कभी भी हमें कोई इनर्ट इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ता है, ऐसा कोई रिएक्शन हो या ऐसा कोई प्रोसीड्यूर हो जो जिससे बिल्कुल इनर्ट इन्वायरमेंट में करना है, ताकि वो किसी और के संग एटमॉस्फेरिक एयर के संग रिएक्ट ना करे, कोई भी गैस के संग रिएक्ट ना करे, तो उस जगह हम नाइट्रोजन को इंजेक्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि रूम टेम्परेचर में हमारा नाइट्रोजन इनर्ट गैस के जैसा काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इनका जो ये N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये बहुत हाई इंथैल्पी होता है इनका, हाई बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे देना पड़ेगा तब जाकर इस बॉन्ड को मैं तोड़ सकता हूँ। देयरफॉर इसलिए कहा है कि रूम टेम्परेचर में इनका इनर्ट बिहेवियर है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो ये बॉन्ड भी फिर टूटने लगेगी और फिर ये दूसरे के संग रिएक्शन भी करने लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, और क्या देखते हैं कि एट हाई टेम्परेचर, अब हाई टेम्परेचर की बात आई, तो एट हाई टेम्परेचर डाई नाइट्रोजन डायरेक्टली कॉम्बाइंस विद सम मेटल टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइट्स और नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट नाइट्राइट्स। ठीक है, ये भी नाइट्राइट है, ये भी नाइट्राइट है। देखिए सीधा डायरेक्टली कॉम्बाइन हो रहा है, ये हमारा मेटल है लिथियम के संग नाइट्रोजन डायरेक्टली कॉम्बाइन हो रहा है, ये Li3n, इसे हम कहते हैं आयनिक नाइट्राइट। मैग्नीशियम के संग भी कंबाइन हो रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइट। ऐसा रिएक्शन हमने कहीं पढ़ा था, अगर आप ध्यान करें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी ये नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट्स कोई मेटल्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं तो वो कैसा कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद अदर मेटल्स, तो ये नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो वो कैल्शियम नाइट्राइट बना देते हैं। फिर फॉस्फोरस जब रिएक्ट करेंगे कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम फॉस्फाइड बना देते हैं। तो ये जो नाइट्राइट हमने यहाँ देख रहे हैं, सेम वही चीज़, ये कैल्शियम के संग रिएक्ट करके नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्राइट बना रहा है, नाइट्राइट। यहाँ भी सेम है कि हमारा लिथियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइट बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइट बना रहा है। ओके, नेक्स्ट है ये हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस है हमारा अमोनिया मैन्युफैक्चर करने की एक रिनाउंड प्रोसेस है, कॉमर्शियल प्रोसेस है, इसे हम अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें हो रहा क्या है कि सीधा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को कॉम्बाइन करेंगे एट ए सूटेबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट एक्चुअली क्या क्या रहता है इनमें आयरन ऑक्साइड रहता है, मेनली आयरन ऑक्साइड, और उस आयरन ऑक्साइड के साथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है एंड पोटेशियम ऑक्साइड भी है। तो ये 2-3 चीज़ मिलाकर ये कैटलिस्ट बन रहा है एंड 773 केल्विन इस टेम्परेचर में इन दोनों का अगर कॉम्बाइन किया जाए तो सीधा हमें अमोनिया गैस मिलेगा। अब देख सकते हैं ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मुझे यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कुछ स्पेशल डालना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 है हाई प्रेशर चाहिए, नंबर 2 है टेम्परेचर होना चाहिए ऐसा 773 केल्विन। तो ये 2 कंडीशंस है जिनमें हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड से इस साइड। देयरफॉर हैबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया गैस को क्रिएट कर सकते हैं।
और क्या है कि एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, डाई नाइट्रोजन कॉम्बाइंस विद डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के संग कॉम्बाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। ये कब? एट हाई टेम्परेचर। तो हमने ये कुछ रिएक्शंस पढ़ लिए नाइट्रोजन के रिलेटेड। क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से शुरू किया हमने कि अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे डाई नाइट्रोजन तो वो बनाएंगे मेटलिक आयनिक नाइट्राइट्स, और नॉन मेटल के संग रिएक्ट करेंगे तो कोवैलेंट नाइट्राइट्स। हैबर्स प्रोसेस में हमने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कॉम्बाइन करते हैं टू मेक अमोनिया गैस। इनका ये कंडीशन है कि कैटलिस्ट देना होगा और एक हाई टेम्परेचर होना चाहिए 773 केल्विन। और देख ले रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन कॉम्बाइंस विद डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। कितना? ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी। अब डाई नाइट्रोजन की यूजेस, तो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स देख ही लिया हमने। यूज्ड वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड लाइक इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे हमने कहा एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जहाँ चाहिए वहाँ पर नाइट्रोजन यूज होता है, डाई नाइट्रोजन। क्यों यूज होता है? क्योंकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इनर्ट गैस की जैसे काम करता है। एंड फॉर इनर्ट डाइल्यूएंट ऑफ रिएक्टिव केमिकल्स, कुछ रिएक्टिव केमिकल्स है उसे हम कहाँ रखेंगे? सीधा नाइट्रोजन के अंदर डुबाकर, या नाइट्रोजन के गैस के एनवायरनमेंट में, मतलब कंटेनर में मैंने वो केमिकल रखा और वहाँ पे नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट कर दिया, पूरा भर के उसे रख दिया ताकि वो केमिकल किसी के और के संग रिएक्ट ना कर सके। तो ये हमने देखा। फिर क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। हाँ, ये हम जानते हैं ना लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका हमने देखा ही है 77.3 केल्विन था। तो इनका टेम्परेचर बहुत लो है, तो ये रेफ्रिजरेंट के जैसे भी काम करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ को फ्रीज़ करना है तो उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल सकते हैं तो फ्रीज हो जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल मटेरियल या फूड आइटम या क्रायो सर्जरी एक टाइप ऑफ सर्जरी है जहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करके उस जैसे कुछ एक कैंसर का सेल है या कुछ है तो उसे मैं लिक्विड नाइट्रोजन उनके ऊपर डाल दूँ तो वो बिल्कुल ही उनके अंदर जितने भी लिक्विड पार्ट होंगे वो सब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, और उसे मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। ऐसे हीट करके वो टूट कर बाहर आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लिक्विड नाइट्रोजन के अलग अलग यूजेस करते हैं। और देखते हैं वाई नाइट्रोजन इज़ लेस रिएक्टिव और इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनमें ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है इनके कारण ही ये लेस रिएक्टिव है। ये बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे बनता है ये बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग पी पाई ओवरलैप। अब ये पी पाई ओवरलैप क्या है? पी मतलब तो हमें पता है पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड कितना बनता है? सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। जैसे कि ये पी ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये दोनों पी ऑर्बिटल मिलकर ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ना ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप है। इसे कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप। और फिर यही पी ऑर्बिटल मिलकर पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं ऐसे, इसे कहते हैं साइड ऑन ओवरलैप। ये पाई बॉन्ड है और इसे कहते हैं साइड वेज ओवरलैप। तो जब ये बॉन्ड जो बन रहा है ये पी ऑर्बिटल के पाई ओवरलैप से बन रहा है और ये पी ऑर्बिटल के सिग्मा टाइप ऑफ ओवरलैप से बन रहा है। तो जो पी ऑर्बिटल के पाई ओवरलैप से बनता है उसे हम पी पाई ओवरलैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, हम ये तो जानते ही है पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर कि अगर 3 बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई होंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। ऐसे पी ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से ये बॉन्ड बना है, इसलिए इसे कहते हैं पी पाई ओवरलैप। इनका भी एक पी पाई, इनका एक पी पाई, इनका एक यहाँ से फिर पी पाई, यहाँ से एक पी पाई, 2 पी पाई यहाँ पर ओवरलैप किए हैं तो ये बॉन्ड बना है। इसके कारण ये थोड़ा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है और रूम टेम्परेचर में इनर्ट बिहेव करता है। ओके, अब डाई नाइट्रोजन कंप्लीट कर हम अमोनिया के अंदर आ गए हैं।
तो अमोनिया की प्रिपरेशन को पहले देखते हैं। फर्स्ट मेथड है, इन स्मॉल क्वांटिटी अगर हम अमोनिया को प्रिपेयर करना है तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनके डीके से अमोनिया मिल सकता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, ये ध्यान रखना है, स्मॉल क्वांटिटी में। तो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर लाइक यूरिया है, यूरिया ऐसे लिख सकते हैं NH2CO NH2, इसे यूरिया कहते हैं। यूरिया अगर वाटर के संग रिएक्ट कर रहा है तो ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट है और यहाँ से फ्री ब्रेकडाउन होकर हमें अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलता है। इजी है याद रखने के लिए, इतनी सी बात है। ओके, लार्ज स्केल में अगर हम देखें, सॉरी फिर से स्मॉल स्केल में ही है, स्मॉल स्केल में अगर हमें फिर से अमोनिया प्रिपेयर करना है, दूसरा मेथड है कि अमोनियम सॉल्ट को मैं लेकर कॉस्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग ट्रीट करूँ। अमोनियम सॉल्ट मतलब ऐसा चीज़ जिसमें अमोनियम भी है और साथ में दूसरा एक कंपोनेंट है। जैसे ये देखिए, इसे कहते हैं अमोनियम सल्फेट, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये दोनों ही अमोनियम सॉल्ट के कैटेगरी में आते हैं, ये अमोनिया का सॉल्ट है। तो अमोनियम सल्फेट के संग अगर मैं कॉस्टिक सोडा, जिसे NaOH भी कहते हैं, इसे रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से अमोनिया रिलीज होगा और फिर ये Na और ये SO4 कॉम्बाइन करेंगे और यहाँ से कुछ हाइड्रोजन मिलेंगे और ये OH मिलकर वाटर बनेंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हमारा ये Na और ये SO4 मिलकर एक कंपाउंड बनाया, यहाँ से अमोनिया रिलीज हो रहा है, वो एक कंपाउंड बना रहा है और जो हाइड्रोजन यहाँ से बचे हैं वो इस OH के संग मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट, और जब कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन होगा तो हमें मिल रहा है अमोनिया, वाटर एंड सोडियम सल्फेट। फिर वैसे ही अमोनियम क्लोराइड का अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन हो रहा है तो पहले तो नाइट्रोजन अमोनिया मिल रहा है यहाँ से, दूसरा फिर ये कैल्शियम और ये क्लोराइड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा इस OH के संग मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो ये हमारा स्मॉल स्केल में अमोनियम सॉल्ट का अगर ट्रीटमेंट कॉस्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करूँ तो हमें अमोनिया मिल जाता है। ओके, पहला हमने पढ़ा यूरिया के संग डिकम्पोजिशन करके यूरिया को वाटर के संग रिएक्ट करूँगा। देखिए, यूरिया को वाटर के संग रिएक्ट किया तो हमें नाइट्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यहाँ पर हमने अमोनियम सॉल्ट को अगर कॉस्टिक सोडा के संग रिएक्ट किया तो हमें अमोनिया, वाटर और सोडियम सल्फेट मिला। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन कह दिया था, ये अमोनिया होगा। लार्ज स्केल में कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जो थोड़ी देर पहले डाइनाइट्रोजन के केस में पढ़ा था वही कि हैबर्स प्रोसेस से लार्ज स्केल में प्रिपेयर करते हैं। हैबर्स प्रोसेस का रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को मैंने रिएक्ट कराया। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ पर हमें कुछ कैटलिस्ट देना पड़ता है। कैटलिस्ट हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं और टेम्परेचर रखना पड़ता है 773 केल्विन। इस एनवायरनमेंट में ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया गैस बना देते हैं। इसे हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। थोड़ा डायग्राम से भी इसे समझ लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो सीधा हमने यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इंजेक्ट किया, ये कंप्रेसर में जाके इसे कंप्रेस किया। मैंने क्राइटेरिया में लिखा था कि हाई प्रेशर चाहिए, तो ये कंप्रेसर उसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर में ये दोनों गैस को ले जाते हैं। वो हाई प्रेशर वाला गैस यहाँ से पास होकर यहाँ आ रहे हैं कैटलिस्ट से, अब ये रिएक्ट कर रहे हैं। कैटलिस्ट के साथ क्या क्या है कैटलिस्ट में, ये कि 700 केल्विन अप्रॉक्स, 773 है, 700 अप्रॉक्स केल्विन है टेम्परेचर। इन कैटलिस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये 3 कैटलिस्ट है। इनके संग पास होने के बाद यहाँ पर वो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है, तीनों गैस है। मतलब यहाँ से आ रहे थे तो सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब हाई टेम्परेचर मिला, हाई प्रेशर तो हो चुके थे, जब हाई टेम्परेचर मिला और कैटलिस्ट मिला तो अमोनिया भी प्रोड्यूस हो गए। अब यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तीनों एग्जिस्ट करते हैं। तीनों क्यों एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल सा समझना है कि हमारा जो ये रिएक्शन था, देखिए रिवर्सिबल है। देयरफॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये मिलकर ये बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा मिलकर ये बना के ख़त्म हो गए। ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। इस टाइप के रिएक्शंस हम इक्विलिब्रियम में ज़रूर पढ़े थे। तो बस वही बात है कि यहाँ पर अभी तीनों एग्जिस्ट कर रहे एक साथ,
लेकिन मज़े की बात यही है कि हमारा जो अमोनिया है इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, वेयर एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की भी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है। तो मैं ये तीनों गैस को लेकर यहाँ से गया और वाटर के अंदर बबल करा दिया। तो ये अमोनिया जो है सिर्फ वही वाटर में डिजॉल्व होकर रह जाएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर फिर से एयर मतलब ऊपर आके बबल के माध्यम से ऊपर आकर इस पाइप के थ्रू फिर से पंप में जाएंगे और फिर से यहाँ से रीयूज होने के लिए नीचे आ जाएंगे। तो दूसरी बार जब हम यहाँ से पंप से डाल रहे हैं तो फ्रेश हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वो तो प्रेशर पंप से होकर आ ही रहा है, यहाँ से फिर से रिलीज जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थे वो भी यहाँ कंबाइन करके फिर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस जगह पे हमें क्या मिल रहा है एक्चुअली, इस जगह पे हमें प्रेशर में दबा हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। यहाँ पे कैटलिस्ट के पास होने के बाद एट 700 केल्विन यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तीनों ही मिल रहे हैं। इस अमोनिया को मैंने गैस में लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया, वाटर में डिजॉल्व कर दिया और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फिर से यहाँ पर गैस के फॉर्म पे आ गए। इतना सही प्रोसेस है। ला चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे कंडीशंस रखने हैं ताकि रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, क्योंकि मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाना चाहता हूँ, यही तो मेरा पर्पस है। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ हो, ऐसा हो। तो ऐसे लेफ़्ट से राइट की तरफ रिएक्शन होने के लिए ला चैटलियस प्रिंसिपल कह रहे हैं कि 3 चीज़ें हमें करना पड़ेगी। सबसे पहले हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर रखने से क्या हो रहा है, देखिए अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो एज़ पर ला चैटलियस प्रिंसिपल कुछ ऐसा यहाँ पर मैकेनिज्म होगा जिसके कारण प्रेशर डिक्रीज होना ही होगा, है ना। तो प्रेशर डिक्रीज़ कैसे होता है, देखिए यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और इस साइड हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सिर्फ 2 मोल्स है। इसके मतलब कि अगर हमारा रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज़ करने पर अगर हमारा रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जाए, इक्विलिब्रियम भी लेफ़्ट टू राइट जाए, तो राइट साइड में हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। नंबर ऑफ़ मोल्स कम होने के कारण प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स कम होंगे या पार्टिकल्स कम होंगे, पार्टिकल्स ही तो प्रेशर लगाते हैं ना वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे, तो अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हमारा प्रेशर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। यही कारण है कि हमें रिएक्शन क्योंकि इस साइड से इस साइड करवाना है, हम प्रेशर हाई करके रखते हैं। अगर प्रेशर हाई करके रखा जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज एज पर ला चैटलियस प्रिंसिपल। प्रेशर हमने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, मोर नंबर ऑफ मोल्स है, राइट में लेस नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोर से लेस की तरफ चले जाएंगे। एट हाई टेम्परेचर भी हमें 770 केल्विन रखना है, और कैटलिस्ट क्या रखना है, आयरन ऑक्साइड और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो अमोनिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले पंजेंट स्मेल है, हमने छोटे में ही पढ़ा था, अमोनिया का पंजेंट स्मेल होते, कलरलेस है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसे ध्यान रखा जा सकता है। अमोनिया हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म, तो हमारे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन है, इनकी साइज़ जो है बहुत स्मॉल है, छोटे छोटे नाइट्रोजन एटम्स के साइज़ छोटे हैं, इसी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो जैसे हमारे वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2O, HF, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है, वैसे अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ध्यान रखना है, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब गैसेस फॉर्म होती है तो वो गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, फिर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखना पॉसिबल नहीं होता। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हाई है। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। शेप की बात करें तो ये है उनका शेप का नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा पिरामिड है, ये पिरामिड का टॉप है और ये इनके बेस है, ऐसे 3 बेस है। तो अगर ऊपर से देखें तो ऐसा बेस ऐसा है और ये टॉप यहाँ पर कहीं पर 3D में आएगा ऊपर की तरफ, आपकी तरफ।
तो ये ट्राइंगल बेस वाला एक पिरामिड बना है, इसलिए इनका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये सर पर ऐसा करके एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अगर इनकी शेप की बात करूँ तो शेप तो ऑलरेडी मैंने जैसे कहा ट्राइगोनल पिरामिडल है, लेकिन ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये 1 2 3 4 इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो लिख देता हूँ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, हेड्रॉन। और शेप, ये शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री लिखते वक्त हम इसे भी कंसीडर करते हैं, शेप लिखते वक्त हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ बॉन्डेड पेयर को कंसीडर करते हैं। ऐसे भी यहाँ पर देख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर है अपने पास, 1 2 3 और 1 लोन पेयर है। ठीक है, ये इनका शेप था, ज्योमेट्री था। अब देखिए अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे हमने पहले देखा। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। कैसे? ये अमोनिया को जब मैंने वाटर में डिजॉल्व किया तो वो ऐसा बन रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन वाटर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा H+ और एक होगा OH माइनस। तो ये H+ इनके साथ कंबाइन होकर ही ये NH4+ बनाते हैं। तो ये एक कंपोनेंट है, ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है। तो अब देख लीजिए, जब मैं अमोनिया को वाटर के संग रिएक्ट कर रहा हूँ तो एक्चुअली क्या बनता है, NH4OH ये बनता है। ये क्या है, एक वीक एसिड बेस है। तो ये हमारा एक बेस जैसा प्रोडक्ट है, इसलिए लिखा है कि वीकली बेसिक। एक्वस सॉल्यूशन जो बन रहा है वो वीकली बेसिक है। फिर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या NH4OH जो अभी हमने बात किया, गिव्स वाइट PPT, प्रिसिपिटेट मतलब PPT, विथ जिंक सल्फेट एंड ब्राउन PPT विथ फेरिक क्लोराइड। देख लेते हैं। तो यही सेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो है, ये जब जिंक सल्फेट के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो वाइट PPT देते हैं। क्या दे रहे हैं एक्चुअली, जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम आयन ये सल्फेट के संग मिलकर अमोनियम सल्फेट दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर से यहाँ पर आयरन और ये OH मिलकर यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड देंगे, और ये अमोनियम और ये क्लोराइड आयन यहाँ पर कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड देंगे। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये वाइट PPT होता है, वाइट इन कलर, और पार्टिकल्स के जैसे नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये ब्राउन PPT होते हैं, पार्टिकल्स के जैसे नीचे डिपॉजिट करते हैं और उनका कलर ब्राउन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों याद रखना है हमें। अमोनिया इज अ लुईस बेस। लुईस बेस मतलब क्या होता है, ऐसा लुईस बेस का डेफिनेशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, दैट हु कैन दैट थिंग विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसे हम लुईस बेस कहते हैं। एंड दैट थिंग विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। तो अमोनिया एक्चुअली एक लुईस बेस है। कैसे कि अमोनिया में अगर हम देखें तो इनके ऐसे कंडीशंस हैं। 2 लोन पेयर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, पिक्चर जब था इनका, तो और ये हाइड्रोजन है ऐसे। तो ये जो लोन पेयर है ये दैट कैन बी इजली डोनेटेड, ये इजली कहीं लोन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं किसी को। यही कारण है कि हमारा अमोनिया जो है लुईस बेस है, क्योंकि बेस मतलब ही होता है, लुईस बेस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इसलिए। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स मेक इट अ लुईस बेस। वेरी गुड। फिर कह रहे कि अमोनिया डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विथ मेटल आयंस। ये एक बात है कि ये मेटल आयन के संग लिंकेज बनाते हैं, रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ लिंक बनाते हैं। और ये लिंक बनाने का कारण यही है कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दिस फाइंड्स एप्लीकेशन इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस लाइक कॉपर और सिल्वर। क्या कर रहे हैं देखिए, ये हमारा कॉपर आयन है ब्लू कलर में, इसके संग अमोनिया लिंक बना रहे, तो ये डीप ब्लू कलर हो गया। देखिए ये भी
2+ था इनके ऊपर चार्ज, इनके संग लिंक बनाने के बाद भी ओवरऑल 2+ चार्ज है, और सारे एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स ये एक्वस 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 लिखा है, वाटर सॉल्यूशन में, वाटर मीडियम में ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। पहले ब्लू कलर थे, अब बाद में डीप ब्लू कलर हो गए। हुआ क्या, यहाँ पर 4 अमोनिया के जो आयंस है इस कॉपर के संग लिंक बना लिया। यहाँ पर जो अमोनिया के आयंस है 4 नंबर ऑफ अमोनिया आयंस, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इस कॉपर के संग लिंक बना लिए। यहाँ पर भी सिल्वर के आयन है, सिल्वर के संग क्लोरीन रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, वाइट पीपीटी है। सिल्वर क्लोराइड के संग फिर अमोनिया लिंक बना रहा है, और यहाँ पर देखिए सिल्वर या अमोनिया इसके संग लिंक बना लिए, और ये क्लोरीन। तो कहने की बात इतनी है कि अमोनिया का काम क्या है, मेटल के संग लिंक बनाना। जैसे ये एक मेटल था, इस मेटल के संग लिंक बनाकर इन्होंने CuNH3 ये बन गया इनके संग लिंक, और ये जैसे पहले था 2+ चार्ज था वैसे ही बन गया। इसे अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे ये भी समझ सकते हैं कि इसे ये वाले का अगर दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करूँ समेशन, जैसे मैथ में सम करते हैं ना वैसे, तो अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। फिर अपने और ये वाले क्लोरीन आयन जो है यहाँ से इसे भी मैं हटा सकता हूँ, ये वाले को भी हटा सकता हूँ, तो इनके पास ऐसे एक प्लस चार्ज रह जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी Ag+ जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गए हैं Ag, फिर लिंक बन रहे हैं अमोनिया का सिल्वर के साथ 2 मॉलिक्यूल्स लेकर, और ये प्लस चार्ज। ये और ये में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट क्लोरीन एक यहाँ ऐड कर दिया तो ये प्लस चार्ज हट जाता है और ये ऐसा बन जाता है ये पूरा। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूँ, इस क्लोरीन को हटा दूँ, तो फिर से यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया, वही ये वाला है। तो बेसिकली ये मेटल्स, अमोनिया मेटल्स के संग रिएक्ट करते हैं तो उनके संग लिंक बनाते हैं, और कॉपर के संग रिएक्ट करेंगे तो डीप ब्लू कलर हो जाएगा, और सिल्वर के संग रिएक्ट करेंगे तो कलरलेस रहेगा। मेटल लिंक, ये याद रखना है। यूजेस क्या है अमोनिया की, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट बनाना हो, यूरिया बनाना हो, अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट, ये सब फर्टिलाइज़र है, और इन सब के मैन्युफैक्चर में हमें अमोनिया चाहिए होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रिक एसिड, इस नाइट्रिक एसिड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उस नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमें अमोनिया चाहिए है। और लिक्विड अमोनिया इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट, इसे फिर हम, क्योंकि इनका टेम्परेचर लो है तो इसे रेफ्रिजरेंट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हीट एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब देखिए ये है वाई डज एमोनिया एक्ट एज लुईस बेस, क्या क्यों एक्ट करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्योंकि अमोनिया के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये डोनेट कर देंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम लुईस बेस कहते हैं। सो हमारा अमोनिया भी एक लुईस बेस है। फिर है मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, तो हैबर्स प्रोसेस में मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहा तो रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। मतलब मैं चाह रहा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाऊं, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है कि अमोनिया खुद टूट कर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाए। मैं वो बिल्कुल नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि हमारा रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में जाए। तो उसे फॉरवर्ड में रखने के लिए एज पर लार्ज-एटेरियस प्रिंसिपल मुझे 3 कंडीशंस रखने पड़ेंगे। पहला है हाई प्रेशर एट अराउंड 200 एटमॉस्फेयर, दूसरा है टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन, और तीसरा है यूज ऑफ कैटलिस्ट जिनमें है आयरन ऑक्साइड मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन, ऐसा तो थोड़ी देर पहले ही देखा है कि वो क्या बनाएंगे, लिंकेज विथ मेटल आयंस। सो अमोनिया एक्ट एज ए लुईस बेस, इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म अ लिंकेज विथ मेटल आयन। और रिएक्शन ऐसा है कि कॉपर का आयन है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, और ये लिंक बना रहे हैं। इनका कलर ब्लू था, बाद में डीप ब्लू हो गया। सिल्वर अगर ये होते तो इनका कलर कलरलेस हो जाता। अब हम दूसरे टॉपिक में आए हैं जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कितने कितने ऑक्साइड हो सकते हैं, क्या क्या ऑक्साइड हो सकते हैं, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे।
जैसे नाम ही कह रहे हैं ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड हम देखेंगे वो सब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर कुछ ना कुछ बना होगा, वही देखना है हमें। पहला कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये पहला वाला नाम ना बहुत इजी है, इससे आप फट से समझ जाएंगे कि इनका फॉर्मूला क्या होगा, इनमें क्या क्या है। डाई नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन है और ऑक्साइड मतलब 1 ऑक्सीजन है, तो ये N2O। इनका दूसरा नाम है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। अब ये 1 जो रोमन में लिखते हैं ये बेसिकली हमारे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, ये हमने पढ़ा था पहले। ये नोटेशन जो है ये इसलिए है कि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 1 लिखा है मतलब यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। यहाँ भी देखिए लिखा ही है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन 1 है, +1। कैसे है +1 वो भी आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। जैसे कि इनका -2 है तो इनका +1 होना चाहिए, तभी टोटल समेशन ऑक्सीडेशन का 0 होगा। देखिए ये +1 × 2 मतलब +2 हो गया, और ये -1 और ये एक ही है तो -1 = 0 मतलब ये ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है ना, जैसे ये NO है इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये -2 होता है ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन का +2 होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए और 0 हो जाए। तो इसलिए देखिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ पर भी अगर नाइट्रोजन का -2 है, ऑक्सीजन का -2 है, और ऑक्सीजन का हर जगह -2 ही रहेगा। तो जितने भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे सारे में ऑक्सीजन का -2 है। तो अब देखिए अगर यहाँ ऑक्सीजन का -2 है तो ये नाइट्रोजन का +3 होना चाहिए, तभी ये बैलेंस होकर 0 होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का +4 होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन का -2 है तो -2 × 4 -8 होता है, और ये पे N2 है तो मुझे ये +4 करना पड़ेगा, तब जाकर ये बैलेंस होगा। और भी है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा नाइट्रोजन का, एक था +1, फिर +2, +3, +4 के 2 और +5 के 1। नाम देखते हैं, इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। दूसरा नाम है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, ऑब्वियसली क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और इसे ऐसे लिखते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन एक ही है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे मतलब नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड भी लिखते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीजन स्टेट +2 है। फिर डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाम से ही समझ आ रहा है कि N2O3 होना चाहिए, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अब आपको याद नहीं भी है तो आप यहाँ से फट से निकाल सकते हैं कि इनका, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हरदम आपको -2 ही लेना है, नाइट्रोजन के चेंज होते रहेंगे। तो कोई भी एक कंपाउंड दिया हो नाइट्रोजन का या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दिया हो तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 लेकर आप नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +3 है तो इसे नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं। देयरफॉर ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी है या नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सब फेमिलियर है इससे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है इसलिए नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड लिखे, ये रोमन 4 है। फिर है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा मतलब 4 तो N2O4, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ये अगर मैं ऊपर और नीचे ये दोनों को कंपेयर करूँ तो ये कुछ नहीं है, ये अगर मैं 2 बार लिखूँगा या इनके 2 मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ जाए तो ये N2O4 बनाते हैं। देखिए NO2 और ये N2O4, तो इनके 2 मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ जाए तो ऐसा बनाते हैं। तो देखिए इनका मैन्युफैक्चर भी वैसे ही है कि ये NO2 2 मॉलिक्यूल जुड़े और ये N2O4 बनाए। जुड़ने के लिए हमें इसे हीट करना पड़ता है और फिर ब्रेक करने के लिए जुड़ने के लिए कूल करना पड़ता है और ब्रेक करने के लिए फिर हीट करना पड़ता है। तो ऐसे मैन्युफैक्चर होता है इनका। और फिर डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले अगर तो इनका +5 आता है, इसलिए नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। ओके, इतना ही जानने से ये पार्ट आपका हो सकता है। कुछ ये बातें ध्यान रखनी है, जैसे हमने जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 है तब ये जो बन रहे हैं ना कंपाउंड, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4 और +5 बन रहा है तब ये सब एसिडिक है। देखिए यहाँ भी एसिडिक है, +3 में, +4 में भी एसिडिक, +5 में भी एसिडिक, फिर से +4 में भी एसिडिक और ये +5 में भी एसिडिक।
तो सारे एसिडिक होते हैं। ठीक है, और जो जानने वाली बात है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ जो हमने ऊपर 6 कंपाउंड पढ़े उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे कि ये सबसे पहला था हमारा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब तो नाम समझ गए, इसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे, इसे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कहेंगे, इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहेंगे। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम फटाफट निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनका ऐसा है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। रेजोनेंस स्टेट मतलब पता है, या तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे या तो थोड़ी देर बाद ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स जो इनके हैं पाई बॉन्ड, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह डीलोकलाइज होते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाए तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये वाले 2 बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर चले जाए तो मुझे ये मिलेगा। बेसिकली एरो दिखाता है कि ये मूवमेंट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा वो यहाँ, और ये मूवमेंट जो एरो के है ये होने के बाद मुझे क्या मिलेगा वो यहाँ। ठीक है, ये तो हमने केमिस्ट्री में पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। वैसे NO का भी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये माइनस प्लस कैसे है थोड़ा समझ सकते हैं आप, मैं एक बार बता देता हूँ। इन जनरल हमें पता है कि नाइट्रोजन में जो इनके वैलेंस सेल होते हैं उनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में। अगर इनके वैलेंस सेल में से 5 में से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर ये नाइट्रोजन प्लस चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो नाइट्रोजन क्या बन जाता है, N+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनका कम हो गया। और एक भी इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन में ज़्यादा आ जाए, बाहर से कहीं ऐसे आ जाए तो फिर ये बन जाएगा N-। बस यही कंसेप्ट है। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के जो वैलेंस सेल है उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब अगर ये 6 की जगह कभी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 6 की जगह कभी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसे हम कहेंगे O+। और अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में तो उसे हम कहेंगे O-, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इतना तो हमें समझ आता है। तो फॉर एग्जांपल इसे देखिए आप, अगर मैं इस N को देखूं, यहाँ इनके सर पे प्लस लिखा है, क्यों? इनका खुद का तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, और ये 4 बॉन्ड इन्होंने बनाया। इनका 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए एक प्लस साइन है। अब इन पे देखते कोई साइन नहीं है, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए थे, तभी इनके साइन न्यूट्रल रहेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6, ये वाला एक 5, ये वाला एक 6 है, इसलिए कोई साइन नहीं है। इन पे एक माइनस साइन है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए होगा तभी। देखते हैं वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है ही, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है जिसके संग उन्होंने बॉन्ड बनाया, तो 7 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में, इसलिए एक माइनस साइन है। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए कोई भी साइन नहीं है। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पॉजिटिव साइन है। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए कैसे, ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इन पर कोई चार्ज नहीं है। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनमें भी कोई चार्ज नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा ऐसा। इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा कैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से उठकर इनके ऊपर और यहाँ इनके ऊपर से उठ के फिर यहाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से फिर यहाँ आ जाए तो मुझे ऐसा मिलेगा। उस वक्त ये माइनस हो जाएंगे, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन उठकर इस यहाँ पर बॉन्ड बनाने लग जाए और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठकर इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाए। ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा तो मुझे ये मिलेगा। देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन से उठकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर चले गए तो ऑक्सीजन पे अब मुझे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यहाँ 1 2 3 4 तो था ही, अब 5 6 ये भी 2 आ गए और एक बॉन्ड जो था वो था। तो ऐसे बॉन्ड मूवमेंट होगा तो ये, और फिर अगर ये वाले बॉन्ड मूवमेंट हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और इनके इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर चले जाए ऐसे, तो फिर मुझे ये जो मैं बनाया हूँ ये मिलेगा। कहने की बात यह है कि एरो अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो एरो के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने के बाद ऐसा दिखेगा कंपाउंड,
और इसमें एरो दिखा रहा हूँ तो ये एरो के मूवमेंट होने के बाद ऐसे देखेंगे कंपाउंड, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है, थोड़ा स्ट्रक्चर देख कर रखना है। ये हमारा NO2 का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये इनके स्ट्रक्चर से थोड़ा स्टडी करके रखना अच्छी बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आता है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये अगर देखें जैसे पहले डिस्कस किया था कि ये अगर 2 बार है, ये 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे इनके तो ये हमें ये मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि दोनों मिलकर ये बना देते हैं, ये कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा एक क्वेश्चन है। देखिए, वाई डज NO2 डाइमराइज टू N2O4। डाइमराइज मतलब 2 आइसोमर्स बनते हैं ना, वो एक संग जुड़ के, तो ये डाइमराइज बने हैं। पॉलीमर्स बनते हैं 2 जुड़े 3 जुड़े, तो जैसे ये 2 जुड़े हैं तो ये डाइमराइज बने हैं। इनमें क्या हो रहा है, NO2, एक NO2 और दूसरे NO2 दोनों मिल गए, बना दिए क्या, N2O4। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर ये पूछा जाता है। तो आंसर ये है कि अगर मैं एक NO2 को देखूँ तो इनमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इनको भी देखूँ तो इनमें ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर मैं इनको देखूँ तो इनमें इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहेंगे कि ये ऑड नंबर इवन नंबर कैसे आ रहा है, तो जैसे हमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सिर्फ बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि ये आप कैसे कह सकते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा हमें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p3 लिख सकता हूँ। अब इनका वैलेंस सेल है ये सेल नंबर 2 जहाँ n=2 है, ये वाला पार्ट भी 2 है, ये वाला पार्ट भी 2 है, इसे कहते हैं ये 2 ये 2 सॉरी। तो ये वैलेंस सेल है इनका। इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए यहाँ पर S के ऊपर 2 है और P के ऊपर 3 है, टोटल 5 है। दैट मीन्स इस N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। वैसे ऑक्सीजन का भी देखेंगे तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब इसे आप अगर ऐड करें तो एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के कारण 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक नाइट्रोजन के कारण 5 इलेक्ट्रॉन, 12 + 5 17। देयरफॉर इस NO2 के में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है जो ऑड है। लेकिन अगर दोनों को कॉम्बाइन करूँ तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 34, जो इवन नंबर है। तो इवन नंबर वाले जो कंपाउंड होते हैं जिनका वैलेंस सेल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इवन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। वही सारी बातें यहाँ लिखी है कि NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट बिहेव्स एज टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल्स, ऑन डाइमराइजेशन it is converted to stable N2O4 molecules with even number of electrons। कितना है even, 34, ठीक है ना। और पहले जो ऑड था वो कितना था, 17। ओके, व्हाट इज कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने जब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे वहाँ पर कोवैलेंसी पढ़ा था पिछले वीडियो में, और वहाँ पर ये भी देखा था कि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है वो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड है अप टू 4 से ज़्यादा नाइट्रोजन की कोवैलेंसी नहीं हो सकती है। अब ये क्यों, साथ में ये भी एक क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है लेकिन कोवैलेंसी सिर्फ 4 तक ही लिमिटेड है। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है N2O5। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी जो है, कोवैलेंस ये 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 क्यों है वो तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, N2O5 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है तो इसका +5 ही होना चाहिए, तभी ये ओवरऑल इनका चार्ज 0 होता है।
तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये हमें समझ आ रहा है। अब कोवेलेंसी इनका 4 क्यों है वो भी देख लेते हैं अभी। कोवेलेंसी मतलब क्या कि वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कितने बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन हमारा जो है एक बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के संग, एक बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन के संग और 2 बॉन्ड इस नाइट्रोजन के संग बना रहे हैं। तो टोटल ये नाइट्रोजन जो हमारा है 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ भी ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कोवैलेंसी जो है वो 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। देखिए, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 इट इज एविडेंट that nitrogen forms 4 bonds, 2 single bond and 1 double bond. Therefore covalence of nitrogen is 4. और नाइट्रोजन का कोवेलेंस कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि नाइट्रोजन ऐसे 5 बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है, ये देख लिया हमने। लेकिन नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंडीशन में वो 5 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 लेकिन कोवेलेंसी 4, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। अब हम दूसरे टॉपिक में आ रहे हैं जो है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब कह रहे हैं इसका मतलब है HNO3, इसी का एक भाई है HNO2 जिसे हम नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, और फिर हाइपोनाइट्रस एसिड जो है H2N2O2, सब 2 है, H2N2O2, ये है हाइपोनाइट्रस एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। हम लोग ज़्यादातर HNO3 से फेमिलियर है, ठीक है। तो अभी हम वही नाइट्रिक एसिड HNO3 ही पढ़ने वाले हैं। लेबोरेटरी में कैसे बनता है, तो नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को लेकर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट करूं तो मुझे मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। सीधा सीधा सा रिएक्शन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और ये वाले के साथ कंबाइन कर जाता है, बस एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और इसके संग कंबाइन करेंगे तो HNO3 मुझे मिला, और जो बच गए वो इनके संग Na के संग कंबाइन किया। अब एक हाइड्रोजन निकलने के क्या बचेगा, HSO4 माइनस ये बचेगा, और एक हाइड्रोजन अलग से इनमें से निकल गए, ठीक है। यही इनका हाल हुआ, ये वाले जो है ये टूटकर 2 चीज़ बने हैं, एक ऐसा एक ऐसा। अब ये वाले टूटकर क्या बने, ये टूटकर बना है एक Na+ और एक NO3-। अब ये दोनों कॉम्बाइन की है तो मुझे मिल गया HNO3, और फिर ये Na और ये HSO4 कॉम्बाइन करके मिल रहा है NaHSO4 जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट। तो ये लेबोरेटरी मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या है, सिर्फ हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इजी है। लार्ज स्केल में कैसे बनाते हैं, तो ये एक मेथड है, इनका नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम लार्ज स्केल में कॉमर्शियल लेवल पे नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया को सबसे पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संग ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्या है, कैटलिस्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये एक पहला काम। क्या मिलेगा हमें, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करना है, ऑक्सीजन के संग कॉम्बाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करना है, डिजॉल्व इन वाटर, क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड। फिर से देखते हैं, नाम है प्रोसेस का ओस्टवाल्ड प्रोसेस। 3 स्टेप में हो रहा है। सबसे पहले अमोनिया को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, ये वाला जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके संग ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के संग फिर से ऑक्सीजन को कॉम्बाइन करेंगे, मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के संग कॉम्बाइन करेंगे तो मिलेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यही हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। यहाँ पे बिगनिंग लेवल पे जब हम इसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो देखिए लिखा ही है कैटलिस्टिक ऑक्सीडेशन, तो ये कैटलिस्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। प्लैटिनम है, गेज
catalyst and platinum gauge catalyst and 500 Kelvin and 9 bar pressure. ये 3 स्टेप्स में ये कंबाइन हो रहा है. फिर से कह रहा हूँ, अमोनिया ऑक्सीजन के संग कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के संग कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के संग कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड. प्रॉपर्टीज़ क्या है इस नाइट्रिक एसिड की? तो लेबोरेटरी में हम जो नाइट्रिक एसिड का बनाते हैं वो 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाई मास, और इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.504. इन गैसेस फॉर्म ये नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट एज प्लेनर मॉलिक्यूल्स विद स्ट्रक्चर एज सोन. गैसेस फॉर्म में ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक प्लेन के ऊपर है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक प्लेन के ऊपर ऐसे फॉर्म होते हैं, ये इनका शेप होता है. In aqueous solution, nitric acid behaves as strong acid, giving hydronium ion and nitrate ion. सीधी सी बात है, कोई भी एसिड है जैसे HCl होता, तो ये अगर मैं इसे वाटर में डिजॉल्व करूँ तो ये H+ और Cl- तो देगा ही ना डिकम्पोज होकर. वैसे ही ये HNO3 जो है वो भी डिकम्पोज होकर H+ और NO3- प्रोड्यूस करता है. अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में पानी में मिला है तो वाटर में तो H2O भी रहता है, तो H2O ये H के संग कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे, H3O+ वो देता है और प्लस NO3. तो वही यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड हमारा है और साथ में वाटर है, दोनों कंबाइन करेंगे तो इनका जो ये टूटकर क्या बनाते हैं, ये टूटेंगे नहीं, यही टूटेंगे, ये टूटकर क्या बनेंगे, एक H और एक NO3. तो NO3 आयन ऐसे अलग से मिल गया और ये H+ जो है वो इस वाटर के संग कंबाइन करके H3O+ बना रहे हैं. इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन लिखा भी है यहाँ पर, हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन. ठीक है. दूसरा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देता है. देखते हैं कैसे. तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट ऑक्सीडाइजेस मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. गोल्ड प्लेटिनम को छोड़कर ज़्यादातर मेटल को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है. कौन? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो उस मेटल जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर देगा. देखते हैं कैसे. हालांकि द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन, जब ये कोई भी मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, टेम्परेचर के ऊपर एंड मेटल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. इस 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन होने के बाद मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा. वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड पे, टेम्परेचर पे और मेटल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या का प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर को अगर मैं, कॉपर एक मेटल है, कॉपर को अगर मैं नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्ट कराऊं तो ऑब्वियस सी बात है मेटल जो अभी हमने पढ़ा, मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. लेकिन वो क्या ऑक्सीडाइज होकर क्या आउटपुट देगा वो डिपेंड करता है कि हमने कैसा कॉन्सेंट्रेशन लिया है नाइट्रिक एसिड का. तो अगर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लिया हूँ तो कॉपर के संग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो हमें देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और कॉपर के संग अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो हमें देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देखिए, कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड एंड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग प्रोडक्ट. अब रहा बात कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है. हमने क्या कहा कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना. तो देखिए कॉपर को कैसे, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, क्योंकि प्योर फॉर्म में अवेलेबल है. यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो वो है +2. ये आपको सॉल्व करके निकालना आना चाहिए. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ये पूरे का NO3 इस पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और ये कॉपर का +2. तो अब देखिए पहले कॉपर का था, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ फिर कंफ्यूज होगा. हाँ, तो पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, अब हो गया +2. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं रिडक्शन.
तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया है ना, 0 से +2, देयरफॉर ये ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर उल्टा होता कि +2 से 0 होता या माइनस हो जाता, कुछ भी मतलब डिक्रीज़ हो रहा होता, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ इंक्रीज हुआ ये ऑक्सीडेशन। यहाँ भी सेम है, यहाँ पर पहले 0 था और यहाँ पर +2 हो चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट तो सेम है, दोनों में ही क्यूप्रिक नाइट्रेट, लेकिन ये प्रोडक्ट अलग है। एक में मिल रहा है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर ये है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना बात तो हमें समझ आ गया। फिर से देखते हैं जिंक के संग जब रिएक्ट करें तब क्या दे रहे हैं। तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिंक के संग रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के संग जिंक रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी देखिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। और रहा ये प्रोडक्ट, ये जिंक नाइट्रेट यहाँ भी था, जिंक नाइट्रेट यहाँ भी है, और ये दोनों ही केस में ऑक्सीडाइज हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और यहाँ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ भी इनका 0 था, यहाँ इनका +2 है। और डाइल्यूट होने के कारण मुझे यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड मिल रहा है, और कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो जनरली डिजॉल्व नहीं करते, जैसे कि क्रोमियम, एल्युमिनियम, ये डिजॉल्व नहीं करते कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, क्योंकि इनके रिएक्शन होने के पहले ही एक पैसिव फिल्म बन जाता है इस सरफेस पे। मतलब एल्युमिनियम या क्रोमियम के ऊपर एक सरफेस पे एक फिल्म सा बन जाता है, जिसके कारण फर्दर रिएक्शन इनके संग पॉसिबल नहीं होता और फिर ये डिजॉल्व नहीं करते। यही बात लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। इसके कारण सम मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड एल्युमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। आगे का अगर देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, तो वो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि सिर्फ मेटल्स को नहीं, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि नाइट्रिक एसिड ने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया, जिंक को ऑक्सीडाइज किया, ये सब क्या थे, मेटल्स थे। अब ये देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे आयोडीन, कार्बन, सल्फर और एक है फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है, इनको भी ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करते हैं मतलब क्या, फिर से उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे 0 है क्योंकि ये आयोडीन प्योर फॉर्म में, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो है इनके लिए +5। मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा अगर, तो जैसे कि HiO3, मुझे I का नहीं पता, H का तो पता ही है, H का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, और I का नहीं पता, X लिख लिया मैंने। तो 1 + X + -2 × 3 = 0, ऐसा करना है। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो X = 5 आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका सॉल्व किया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनका ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहाँ पर सल्फ़र के लिए अगर मैं ढूंढूँ तो यहाँ पर -2 होने के कारण -8 हो जाएंगे, और यहाँ पर इनका है +6। फॉस्फोरस के लिए यहाँ पर है -8 और यहाँ पर है +3, तो फिर इनका है +5। तो ये सब है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका +5 है, इनका +6 है, इनका +4, इनका +5। पहले क्या था, 0। तो सारे देखिए ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। ये आयोडीन भी ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन भी ऑक्सीडाइज, सल्फर भी ऑक्सीडाइज और फॉस्फोरस भी ऑक्सीडाइज। कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज, ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करके क्या दे रहा है, एक कॉमन प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा कॉमन प्रोडक्ट है वाटर, और यहाँ पर वेरिएबल है। पहला ये जो है इसे कहते हैं, देखिए आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एंड फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड, ये है H3O4। तो ये सारे ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि नाइट्रिक एसिड ना ही सिर्फ मेटल्स को बल्कि नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और जब मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएंगे वो डिपेंड करता है उनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है,
ये एक अच्छा पार्ट है जिसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये टेस्ट का काम ही है हमें मान लीजिए एक सॉल्यूशन दिया गया है, ऐसा एक कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है कि नहीं, नाइट्रेट मतलब NO3-, ये नाइट्रेट आयन्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये डिटेक्ट करने का ही ये टेस्ट है जिसे हम कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। हमें एक सैम्पल सॉल्यूशन दिया गया है, इस सैम्पल सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन्स है कि नहीं, ये जानने के लिए जो टेस्ट है उनका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। अगर इनके अंदर नाइट्रेट आयन्स होंगे तो एक ब्राउन रिंग सा सरफेस के ऊपर बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। कैसे है ये देखते हैं, क्या करते हैं इनमें। तो सबसे पहले क्या करना है, ये टेस्ट करने के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को इज एडेड टू नाइट्रेट सॉल्यूशन। नाइट्रेट सॉल्यूशन मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि सैंपल जिसमें हमें संदेह है कि नाइट्रेट आयन शायद हो सकता है, उसे हम नाइट्रेट सॉल्यूशन कह रहे हैं यहाँ पर। तो उस नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को ऐड करेंगे। तो हमारा जो कंटेनर है उसमें पहले से सॉल्यूशन था, सैंपल सॉल्यूशन। इस सैंपल सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को ऐड कर रहे हैं, कर दिया हमने ऐड, ठीक है। फॉलोड बाई स्लो एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके ऊपर धीरे धीरे ग्लास के साइड से ऐसे करके, ऐसे पूरा नहीं डाल देंगे, ऐसे डालेंगे कि ग्लास के साइड से धीरे धीरे यहाँ से ऐसे करके साइड वॉल ऑफ द ग्लास से ये अंदर आए। क्या अंदर आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे साइड से ग्लास के अंदर आए, ऐसे एक बार में डाल दूंगा तो वो मिल जाएगा, मुझे साइड से डालना है। अगर इनके अंदर नाइट्रेट का आयंस होगा इस सैंपल के अंदर तो हमें एक ब्राउन रिंग बने मिलेंगे सरफेस पे, इसी के लिए धीरे धीरे डालना है। तो ब्राउन रिंग एक सरफेस पे बने मिलेंगे हमें, इसे ही हम कहते हैं नाइट्रेट ब्राउन रिंग टेस्ट। होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स एडिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट टू नाइट्रेट सॉल्यूशन followed by slow addition of concentrated sulfuric acid along the side of the tube. A dark brown ring of नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ये है उनका ब्राउन रिंग जो बन रहा है, उसका कंपाउंड का नाम ये है नाइट्रोसोफेरस। मार्क कर देते हैं, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, फॉर्मूला ये है। अपीयर्स एट द लिक्विड्स इंटरफेस, जो दो लिक्विड है उनके इंटरफेस पे। केमिकल रिएक्शन का सीधा सीधा है, ये नाइट्रेट आयन था जिसे हम नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में ले रहे हैं, उसे हमने पहले फेरस सल्फेट के संग रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्ट करके हमें दे रहे हैं फेरिक सल्फेट और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से इस फेरस सल्फेट के संग रिएक्ट कर रहा है और हमें दे रहा है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। क्या काम है, ये नाइट्रेट सॉल्यूशन फेरस सल्फेट के संग रिएक्ट करके दे रहे हैं फेरिक सल्फेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ बन रहा है ये फिर से इस फेरस सल्फेट के संग रिएक्ट कर रहा है और फिर यहाँ पर मुझे मिल रहा है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। यही ब्राउन रिंग का कारण है। देखिए यही बातें लिखी है, द नाइट्रेट आयन इज रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड बाई फेरस सल्फेट। रिड्यूस क्यों कह रहे हैं, ये जो नाइट्रेट आयन है ये फेरस सल्फेट के कारण रिड्यूस हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड में। रिड्यूस क्यों कह रहे हैं, सेम बात यहाँ पर अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखूँ तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +5 था, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। और अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो +5 से +2 हो गया, मतलब रिडक्शन किसने किया, इसने रिडक्शन किया, इसका रिडक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद फिर से फेरस सल्फेट के संग रिएक्ट करेगा, यही लिखा है यहाँ पर, विच देन रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग फेरस सल्फेट टू फॉर्म ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स ही है, ये है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, जो ब्राउन रिंग बना रहा है। सॉरी, अब जस्ट लास्ट पार्ट है हमारा, ये है नाइट्रिक एसिड के यूजेस। तो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइज़र, और फिर ये एक्सप्लोसिव के लिए भी नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, एंड पायरो टेक्निक्स, पायरो मतलब हीट टेक्निक्स, तो जहाँ पर हीट मुझे यूज़ करना है ज़्यादा क्योंकि एक्सप्लोसिव जैसा है तो वो हीट टेक्निक्स में भी यूज़ होते हैं। फिर नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राईनाइट्रोटोलुइन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में भी। ये पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड ईचिंग ऑफ मेटल, इनके लिए भी यूज़ होता है।
ये अगर आप देखें तो जब हम कभी भी स्टील को बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील की कोई यूटेंसिल बनाते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मुझे वहाँ थर्मिट करना पड़ता है, 2 स्ट्रक्चर को जोड़ना पड़ता है। ऐसे हैंडल बनाना है तो 2 स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ये बनाकर यहाँ पर थर्मिट करना पड़ेगा, तब ये जुड़ेंगे। लेकिन उसके बाद तो जुड़ने के बाद हीट होने के कारण यहाँ तो एक ब्लैक, यहाँ एक थोड़ा ब्लैक, थोड़ा रंग अजीब सा हो जाता है ना। तो इसे मैं फिर से, जब आप स्टेनलेस स्टील की कुछ यूटेंसिल्स लेते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसा दिखता है, कुछ भी उसमें दाग नहीं, कुछ नहीं। तो वो कैसे बनता है? पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। इस पर हम नाइट्रिक एसिड का एक कोट लगाते हैं, जिसके कारण जितने भी यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब हीटिंग के कारण जो भी इनका डिस्कलरेशन हुआ था, कलर चेंज हुए थे, वो सब एक जैसे हो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश लगने लगेगा। इसे हम कहते हैं पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। और इचिंग ऑफ मेटल्स भी वही है। जैसे अगर हमने बहुत पुराना कोई मेटल लिया है, जैसे पुराने कॉइन लिए हैं, उन पे क्या लिखा है, बिल्कुल पुराना काला सा हो चुका है, हाँ, कॉपर का हो या कोई भी मेटल का हो। अब इसे मुझे साफ़ सुथरा करना है ताकि मुझे इस पे क्या लिखा है वो अच्छे से दिखने लग जाए। तो फिर से उसे कहते हैं ईचिंग ऑफ मेटल। नाइट्रिक एसिड के यूज़ से उस मेटल को ईचिंग करने के बाद ये मेटल फिर से बिल्कुल नया फ्रेश सा दिखने लगता है। तो ये दोनों काम है नाइट्रिक एसिड के। और लास्ट काम है ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। तो जो रॉकेट फ्यूल है स्पेस में जब जाता है, हमें पता है स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है और कुछ भी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड वहाँ पर ऑक्सीडाइजर की जैसे काम करता है। वो इसे प्रोपेलर को जलने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, थैंक यू।